सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं सीनियर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुपल डेका और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा कान नाक और गले के रोग और उनका निदान। डॉक्टर अनुपल डेका, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। डॉक्टर अनुपल डेका, हम यदि जानना चाहेंगे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट है उसका मुख्य कार्य क्या है? ईएनटी स्पेशलिस्ट का मुख्य कार्य होता है, इसका मतलब होता है ईयर नोज एंड थ्रोट, मतलब नाक कान और गला। इसके साथ जुड़े हुए जितने भी बीमारी है तो बीमारी का डायग्नोसिस करना और इनका इलाज करना, वही हम लोग का एक मुख्य कार्य होता है। अगर हम कान नाक और गले के संक्रमण की बात करें तो ये किसी को भी हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या इसे हल्के में लेना चाहिए? जैसे आमतौर पर हम सोचते हैं कि यार ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। देखा जाए तो कोई भी चीज़ को, कोई भी बीमारी को आमतौर पे देखा जाए तो हल्के पे लेना नहीं चाहिए। उससे आगे जाके बहुत ही आगे भयंकर बीमारी भी हो सकते हैं। जैसे कि किसी को गले में अगर दर्द हो रहा हो, किसी को कान में दर्द हो रहा हो या सुनाई कम देना पड़ रहा है, तो इसको हो सके तो जल्दी से जल्दी ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखा के इलाज करवाना ज़रूरी होते हैं। कई बार संक्रमण होते हैं और हम इलाज में देरी कर देते हैं तो गंभीर समस्या आ सकती है। ज़रूर ज़रूर हो सकता है। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम कान की बात करते हैं। जी, ज़रूर। डॉक्टर डेका, जी। हमने आमतौर पर देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी ऐसा कहते हैं और आमतौर पे लोगों में ये बात काफ़ी चलन में है कि अगर कान में दर्द हुआ तो तेल डाल दीजिए, अगर खुजली हुई तो बड या पिन से सफाई करने की बात हम करते हैं। तो ये कितना घातक हो सकता है? मैं तो बिल्कुल ही इसके खिलाफ बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कान में कम सुनाई देना या कान में दर्द होना, उसके बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है। पहले तो सबसे पहले ये जानकारी ये होना चाहिए कि उसका कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है। कान में अगर दर्द हो रहा है तो उसका ये भी हो सकता है, कान में वैक्स हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, या कोई बाहर की कान में कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना, या तो हम लोग जो हेयर फॉलिकल से इन्फेक्शन होते हैं उसको बोलते हैं फरंकुलोसिस। अगर ऐसा इन्फेक्शन की वजह से हुआ है तो वो जल्दी से जल्दी इलाज करवाना जरूरी होता है। हालांकि खुद से ऐसे कुछ अपना से ना करे, पीन डाल के या कोई तेल डाल के या कोई जड़ी बूटी का रस डाल के उसका इलाज करने की कोशिश ना कीजिए। बट भी रिकमेंड नहीं करूंगा मैं, हालांकि इसमें वो भी बहुत ही खतरनाक होते हैं। खासतौर की उन मरीजों में अगर जिसको कान में दर्द हो रहा हो, जो लोग ओल्ड एजेड पेशेंट हैं और जो लोग, जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह होता है, तो वो लोग जल्दी से उनको स्पेशलिस्ट ईएनटी डॉक्टर को दिखा के इलाज करवाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उसको हम लोग नज़रअंदाज करेंगे तो आगे जाके बहुत ही एक खतरनाक बीमारी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। वो होता है जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज, मतलब जिनका बॉडी का रेजिस्टेंस पावर कम होते हैं, खासतौर के डायबिटिक पेशेंट्स, उन लोगों में ये होता है। ये एक ऐसा बीमारी है जो लोगों की ज़िंदगी भी ले सकते हैं। तो इसीलिए इसको नज़रअंदाज ना करके जल्दी से ईएनटी डॉक्टर्स को दिखाने से बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिल सकता है। सेकेंडली, कान में दर्द होने का कारण सिर्फ मेला ही होगा बोल के ऐसा बात नहीं। अगर मेला हुआ भी, वैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं ईयर वैक्स, कान में मेला हुआ भी, वो अपना से पिन डाल के या बस डाल के उसको सफाई करना नहीं चाहिए। सबसे पहले कि ये कारण तो ये है कि कान का जो मेला है, हम लोग का कान का स्किन का एक प्रॉपर्टी है, उसको बोलते हैं कि सेल्फ क्लीनिंग प्रॉपर्टी, मतलब अपने आप ही मेला बाहर की तरफ निकलते जाते हैं। अब जब कोई इंसान अपना से उसको निकालने की कोशिश करते हैं बट से या पीन से, उसे वो फिर से अंदर की तरफ धकेला जाएगा। हालांकि कभी ऐसा स्थिति भी हो सकते हैं, पर्दे में भी इसमें चोट पहुंच सकते हैं, जो कि फिर से एक खतरनाक वाली बात होती है। तो इसीलिए हमेशा इन मामलों में डॉक्टर्स को, ईएनटी स्पेशलिस्ट को एक बार जाके दिखाना ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा होता है कि गलती कोई और करता है और सज़ा कान को मिलती है। तो कान उमेट दिया जाता है, कान खींच दिया जाता है, कई बार थप्पड़ भी लगा दिया जाता है। तो ये भी नुकसानदेह हो सकता है? ज़रूर। कान में थप्पड़ मारना से देखा जाए तो वहाँ पे कान के पर्दे की छेद बन सकते हैं वहाँ पे, जो हम लोग ट्रॉमेटिक टिम्पनिंग मेम्ब्रेन परफोरेशन बोलते हैं। जी जी। हालांकि कान में थप्पड़ मारना ये पहले बहुत ही ज़्यादा मामले में देखा जाता था, खास तौर की स्कूल्स वगैरह में, या तो कभी कभी पेरेंट्स भी करते हैं, बच्चे बदमाशी करने से थप्पड़ लगाते थे कान में। कान में खास तौर के थप्पड़ बिल्कुल भी मारना नहीं चाहिए, उससे कान के पर्दे को चोट आ सकता है। उसके अलावा जैसे कि दिवाली आ रहा है अभी हम लोग, जो बहुत ही नज़दीक है दिवाली, तो फटाखे वगैरह फोड़ने से, अगर कोई लाउड नॉइस फटाखा से, तो तब भी कान में पर्दे में छेद बन सकते हैं। तो अगर इस तरह की आतिशबाजी हो रही हो तो थोड़ा दूर रहें। थोड़ा दूर रहे और हो सके तो हर तरीके की प्रिकॉशंस लेके ही करें, थोड़ा दूर से करें। जी, ये तो हमने बहुत सामान्य सी बातें की डॉक्टर साहब। वैसे आम तौर पर कान के कौन कौन से प्रमुख रोग हैं? जो हम लोग को देश में अगर देखने जाए तो सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी है हम लोगों में, वो देखा जाए इंडिया में, हम लोग देश में, वो है ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। कान के पर्दे में छेद बन जाते हैं, वहाँ पे छेद बन के वहाँ से डिस्चार्ज आने लगते हैं, कान से जो पस आने लगते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है हम लोगों में। देखा जाए तो इंडिया में सबसे प्रमुख कारण है बहरेपन का, हियरिंग लॉस का।
जी। सबसे एक प्रमुख कारण है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो सबसे कॉमन कान का डिजीज है। गले के रोगों की बात करते हैं। आमतौर पर ये जो मौसम है, बरसात समाप्त होने को थी लेकिन फिर एक बार मौसम वैसा ही हो गया। इस मौसम में खांसी, जुकाम और खराश जी। आमतौर पर देखने को मिल रही है। तो आप क्या कहेंगे कि ये एक सामान्य संक्रमण है या इसको एक अलग ढंग से देखा जाना चाहिए? इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो जो बारिश की मौसम में या कोई भी मौसम में जब थोड़ा सा परिवर्तन होते हैं तो हम लोगों का खांसी जुकाम खराश होता है। वो एक होते हैं कि उसमें वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं, जो इन्फेक्शन संक्रमण होते हैं एक लोगों से दूसरे लोगों तक, ये बहुत ही कॉमनली होते हैं इस सीजन के टाइम में। बारिश के मौसम में या जब भी कोई मौसम में परिवर्तन होते तब होते हैं। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं नाक में जुकाम होना, गले में खराश होना, कान में कभी कभी इसमें कान में भी दर्द होते हैं। ये सभी चीज़ों को एक प्रकार से देखा जाए तो हम लोग उसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा आम तरीके पे इसको हल्के पे लेना नहीं चाहिए। इसका हो सके तो इमीडिएटली इसको डॉक्टर से, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इलाज करवाना ज़रूरी होते हैं। कई बार गले में दर्द भी होता है और निगलने में भी कठिनाई होती है जी, डॉक्टर जी। डेका। तो ऐसे में हमें कुछ घरेलू उपचार तुरंत कर लेने चाहिए, जैसे हम कहते हैं कि गरारे करें नमक के। जी, जी। घरेलू उपचार अगर देखा जाए तो हम लोग नमक पानी, गुनगुना गर्म पानी और नमक डाल के उसमें हम लोग गरारे कर सकते हैं, जब तक आप कोई डॉक्टर्स के पास नहीं जाते हैं। और इसमें कभी-कभी साथ में बुखार वगैरह भी रहते हैं, जो यूजुअली हम लोग ये होता है टॉन्सिलाइटिस और फेरिंजाइटिस में। तो आमतौर पे देखा जाए तो अगर बुखार वगैरह होगा तो ज़रूर डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। उसमें कोई ज़्यादा देर तक घरेलू उपचार करके इसको डिले नहीं करना चाहिए। भाप लेना, स्टीम जिसे कहते हैं, कितना लाभकारी हो सकता है? भाप लेना हालाँकि हम लोग भी उसको बहुत ही उपकारी मानते हैं, इसको हम लोग भी एडवाइस करते हैं बहुत सारे मरीजों को। स्टीम इन्हेलेशन करना ज़रूरी है, भाप लेना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें नाक का जो हम लोग का जो म्यूकोसा होते हैं, वो जिस टाइम में सर्दी जुकाम होते हैं वो काफ़ी उसमें कंजेशन हो जाते हैं, वो ब्लॉक होते हैं। तो भाप लेने से वो डिकंजेशन बोलते हैं हम लोग उसको अपना मेडिकल भाषा में, मतलब वो खुल जाते हैं। जो भी हम लोग का म्यूकस ब्लैंकेट है वो फिर से नाक को खोलने में हेल्प करते हैं। इसीलिए उसको भाप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, स्टीम लेना। साइनस में इसमें काफ़ी असर करते हैं भाप लेने से, उसमें अच्छी तरह से हवा वगैरह अंदर में जाने के लिए हेल्प करते हैं, इसीलिए ज़रूरी होता है भाप लेना भी। कई बार देखने में आता है डॉक्टर डेका कि गले में सूजन होती है, निगलने में परेशानी होती है और आवाज़ में भी फ़र्क पड़ता है, आवाज़ भी कर्कश हो जाती है। जी, इस जी। बारे में क्या कहेंगे आप? जैसे मैंने अभी बताया कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये नाक, कान, गला, हर कोई, ये तीनों जो हम लोग का जो अंग है, ये तीनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक माना जाता है। जैसे कि वायरस की वजह से इन्फेक्शन हुआ तो उसमें सर्दी जुकाम के साथ साथ गले में जो वॉइस बॉक्स है उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम लोग लेरिंजाइटिस बोलते हैं। जैसे कि अगर लेरिंजाइटिस हुआ तो उसमें ज़रूर आवाज़ में ही कुछ बदलाव आएंगे। बट ये सारी चीज़ें एक ही देखा जाए तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो इन्फेक्शन है उसी का एक सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो थोड़ा डरने वाली बात है। ज़रूर इमीडिएटली अगर डॉक्टर्स को जल्दी से दिखाएंगे तो वो उससे पूरा संपूर्ण ठीक हो सकते हैं। जी, अब नाक की बात करते जी, हैं जी। डॉक्टर। नाक का सवाल है। नाक में सूजन, दर्द, ये क्या चीज़ है? नाक में सूजन जो है वो भी बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है। आमतौर पे देखा जाए तो देहरादून की जैसा शहर में एलर्जी बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा देखा जाता है। यहाँ पे जी, जी। जो ट्रीज़ का पॉलन होते हैं, ग्रास का पॉलेन्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है और देखा जाए तो हर साल भर रहता ही है ये सारी चीज़ें। एक तो मौसम की वजह से, एक तो इसका जो यहाँ पे एलर्जी इसलिए बहुत कॉमनली होते हैं यहाँ पे देहरादून पे। और उसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शंस वगैरह उसमें भी नाक में स्वेलिंग हो सकता है, सूजन आ सकते हैं नाक में। तो इन दोनों ही बीमारियों में हम लोग नाक में सूजन या तो दर्द मिल सकता है। ये जो एलर्जीज़ की बात की तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर महीने हैं जिसमें ये बढ़ती है? हाँ, ख़ास तौर के यहाँ पे देखा जाए तो ये जो अभी मौसम आ रहा है अक्टूबर और नवंबर महीना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉमनली होते हैं। बहुत सारे लोग तो कंप्लेन करते हैं कि वो जो फिर से जो बदलाव होते हैं मार्च अप्रैल के टाइम में जो मौसम चेंज होते हैं उसमें भी बहुत कॉमनली देखा जाता है। डॉक्टर डेका, नाक में भी हमारे देश में कुछ प्रचलन है सूंघने की चीज़ें, उनका प्रयोग किया जाता है, चाहे नशे के तौर पर ही प्रयोग किया जाता है और वैसे भी लोग कई तरह के इनहेलर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, आपने बिल्कुल सही बताया। कोई भी घरेलू प्रचार कर रहे हैं, वो पहले तो बहुत सारी चीज़ों को मतलब किया जाता था, वो उसका कोई साइंटिफिक कॉजेज़ उसका बेसिकली नहीं था, लेकिन आजकल देखा जाए तो उसको तो हम लोग मना ही करेंगे। तो ऐसे भी कोई डॉक्टर्स को सजेशन के बिना तो ये सब नहीं करना ही बेहतर रहेगा। जी। डॉक्टर डेका, डेविएटेड साइनस ये आम बीमारी के तौर पर देखा जा रहा है हमारे देश में। हाँ ये जी। है क्या? इसका क्या इलाज है? पहले तो इसको मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। इसको बोलते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम बोलते हैं। तो हम लोग का जो नाक होते हैं, दोनों नाक के बीच में एक हड्डी होते हैं।
उसको सेप्टम बोलते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो डेविटेड नेजल सेप्टम हर किसी इंसान में थोड़ा बहुत होता ही है, लेकिन हर किसी लोगों को इसका इलाज जरूर नहीं पड़ता। जिन लोगों का इसकी वजह से बहुत ही तकलीफ होते हैं किसी किसी लोगों में, जैसे कि मान लीजिए सर में दर्द रहना, नाक बंद रहना, कभी कभी नाक से खून भी आते हैं, और कभी ये डेविटेड नेजल सेप्टम की वजह से साइनस में ब्लॉक भी होते हैं, जिसको आगे जाके साइनोसाइटिस करते हैं। तो डेविटेड नेजल सेप्टम रिलेटेड साइनोसाइटिस होते हैं। तो जिन लोगों में ऐसा सिम्टम्स होते हैं उन लोगों को इलाज की ज़रूरत पड़ते हैं, और जो इलाज होते हैं उसके सर्जरी करते हैं, नाक की हड्डी की सर्जरी, जिसको हम लोग सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। तो जी। ये कोई बहुत जटिल प्रक्रिया है कि ये एक सामान्य ऑपरेशन है? एक देखा जाए तो हम लोग के लिए सामान्य ऑपरेशन ही है, हम्म, ये एक डेली का काम ही है हम लोगों के लिए। जी जी। हाँ, लेकिन कोई भी मरीज के लिए तो वो एक जटिल ही होगा। जी जी। हाँ डॉक्टर डेका, नाक की बात हम कर रहे थे और जी आपने तमाम रोगों की बात गिनाई, लेकिन नाक में भी चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा जी होती जी जी है। जी स्पोर्ट्स इंजरीज बहुत सारी होती हैं, जी खासतौर से हम जैसे बॉक्सिंग की बात करें जी जी या क्रिकेट खेलते समय बॉल लग जाए या जी। और किसी भी खेल में नाक में चोट लग सकती है। हम्म। ये कितनी गंभीर हो सकती है? देखिए, जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज होते हैं, जैसे बॉक्सिंग हो गया, क्रिकेट हो गया, कभी कभी फुटबॉल में भी होते हैं, वॉलीबॉल्स वगैरह में भी होते हैं हालांकि, तो उसमें नाक का हड्डी टूट सकते हैं। और नाक का हड्डी टूटने के साथ साथ जो जो मैंने अभी बताया सेप्टम सेप्टम भी टूट सकते हैं। सेप्टम टूटने की वजह से या नाक की हड्डी टूटने की वजह से तो मरीज को हो सकता है कि नाक से सांस लेने में तकलीफ हो सकते हैं या नाक में ब्लीडिंग हो सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को कॉस्मेटिकली, मतलब देखा जाए तो कॉस्मेटिक डेविएशन होता है, मतलब नाक बाहर से देखते में टेढ़ा सा बन जाते हैं। अगर होता है ऐसा कुछ, जो नाक की हड्डी टूटना या सेप्टम में अगर फ्रैक्चर होते हैं, तो इसको सर्जिकली इसको रिडक्शन किया जाता है, जिसको हम लोग क्लोज रिडक्शन बोलते हैं। तो वो गंभीर है, एक तरीके से देखा जाए तो गंभीर चोट होते हैं और इसको सर्जिकली करेक्शन करना चाहिए। एक और प्रश्न जो नाक जी से जी जी संबंधित है जी। वो ये कि नकसीर फूट जाती है। हाँ आमतौर पर देखा जाता है कि गर्मी के मौसम में हाँ। बच्चों में भी और बड़ों में भी नाक से खून बहता है जी लगातार। जी ये क्यों होता है, क्या कारण है इसके जी। पीछे? जो अभी आपने जो पूछा नक्सीर टूट जाते हैं, इसको हम लोग अपने मेडिकल की भाषा में एपिस्टेक्सिस बोलते हैं। एपिस्टेक्सिस का बहुत सारे कारण होते हैं। अगर हम लोग देखा जाए तो बच्चों में अलग कारण है, और जो एजेड पेशेंट्स है, जो ओल्ड एज पेशेंट है, उनका कारण अलग होते हैं। खासतौर मैं पहले बात करूंगा तो बच्चों में बात करूंगा। बच्चों में मोस्ट कॉमनली जो कारण होता है वो ट्रॉमेटिक, मतलब चोट लगने की वजह से। ट्रॉमेटिक किसी प्रकार से भी हो सकता है, खेल कूद के या तो गिर के भी हो सकता है। और बच्चों का एक आदत है नाक में उंगली वगैरह डालने से, तभी नाखून से उसमें सेप्टम में इंजुरी होके खून निकल सकता है। तो बच्चों में देखा जाए तो छोटे बच्चे में कॉमनली होता है उसका नक्सीर का ट्रॉमा। और एक एज ग्रुप है जो प्यूबर्टी के बाद 12-13 साल के बाद, अगर कोई लड़का, खास तौर के लड़का में ही होता है ये एक प्रॉब्लम, जो मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। एक पर्टिकुलर ट्यूमर होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जुवेनाइल नेसोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा बोलते हैं। इस बीमारी को एक ट्यूमर है, वो प्यूबर्टी के बाद होते हैं वो ट्यूमर किसी किसी लड़कों में। तो अगर ऐसा मरीज आया जिसमें नाक बन रहे ना एक साइड का, और नाक में अगर खून निकलता है एक साइड का, छोटे से छोटे चोट लगने से भी अगर खून निकलते हैं, तो उन लड़कों में, जो प्यूबर्टी के बाद लड़के हैं, उन लोगों को आगे इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। तो वो जो ट्यूमर मैंने बताया जुवेनाइल नेसोफेरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा, उसको रूल आउट करने के लिए। अब आगे मैं बताऊंगा जो एजेड पेशेंट है, जो ओल्ड पेशेंट्स है, इन लोगों में नाक से खून निकलने का मुख्य कारण होते हैं हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होते हैं इन लोगों में। और बहुत सारे लोग हैं कि आजकल इकोस्प्रिन खाते हैं, खून पतला करने वाली दवाई खाते हैं। तो ऐसे लोगों में भी नाक से खून निकलने का कारण होता है, मुख्य कारण होता है उनका हाइपरटेंशन और इकोस्प्रिन दोनों एक साथ लेने का। उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। अगर कोई मरीज अगर बता रहा है कि उनको बुखार भी हो रहा है साथ में, तो हम लोग को ज़रूर डेंगू फीवर भी रूल आउट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि डेंगू एक कारण होते हैं जो नाक से खून निकल सकते हैं। डॉक्टर साहब, अंतिम प्रश्न। जी जी कान, नाक और गले के संक्रमण यानी कोई भी अगर बीमारी होती है इन तीनों से रिलेटेड, तो क्या ये आपस में मिले जुले हैं? जी। मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक चीज़ बताया था कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नाक, कान और गला, ये तीनों अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक पार्ट है। इसमें अगर नाक में अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन जरूर कान में भी कर सकते हैं। अगर जो मरीज है जिनको क्रॉनिक साइनोसाइटिस है, उनको आगे जाके कान में भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया भी कर सकते हैं। या तो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको, कान में पर्दे के पीछे पानी जमा होना, जिसको हम लोग बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन, वो हो सकते हैं। जो एलर्जिक पेशेंट्स हैं, जिनके नाक में एलर्जी होते हैं, उनमें भी क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन हो सकते हैं, मतलब कान के पर्दे के पीछे पानी जम सकते हैं। डॉक्टर डेका, सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है और लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं, हेडफोन्स लगा के सुनते हैं, जी कई घंटों तक सुनते रहते हैं, खासतौर से जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनके लिए कोई संदेश आपका? जी, ये आपने बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट सवाल पूछा। मैं इसके बारे में खासतौर के यंग टीनेज ग्रुप को मैं बताना चाहूँगा। बहुत ही, अगर कुछ साल पहले तक हम लोग जो यहाँ पे इंडिया में, जो हम लोग देश में जो हियरिंग लॉस का प्रमुख कारण था, वो था बढ़ती उम्र की वजह से।
बढ़ती उम्रों की वजह से लोगों का हियरिंग लॉस होते थे, या तो जिनका मैंने बताया था कि क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया होने से, कान में इन्फेक्शन होने से हियरिंग लॉस होते थे। लेकिन आजकल ये अगर ये ग्राफ देखा जाए तो यंग बच्चों में ज़्यादा होने लगे हैं हियरिंग लॉस, जो कान से ऊंचा सुनाई देना, ये प्रॉब्लम। आजकल बहुत ही बच्चे आते हैं, 16 साल 15 साल से लेके 25 साल 30 साल के अंदर बच्चे बहुत सारे आते हैं जो हम लोग के पास। सबका एक ही कंप्लेन होते हैं कान में कि ऊंचा सुनाई देने लगा है, उसके साथ साथ कान में एक कुछ घंटी बजने वाली आवाज़ सुनाई देते हैं, जिसको हम लोग टिनेटस बोलते हैं। और सभी का अगर हम लोग अच्छी तरह से हिस्ट्री लेंगे तो सबका एक ही है कि कान में हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा के हमेशा 2 से 3 घंटा इस्तेमाल करते हैं, पिछले 2-3 साल इस्तेमाल करके आए हैं। सो ये एक कारण होता है ईयरफोन यूज़ करना, जिसकी वजह से बच्चों में आजकल बहुत ही यंगर एज में हियरिंग लॉस होने लगे हैं। तो मेरा यही संदेश रहेगा सभी इन लोगों में कि ईयरफोन्स, आईपॉड यूज़ करना या तो हेडफोन यूज़ करना, तो सभी लोग इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। खासतौर के मैंने ये भी देखा कि जिम में जो जवान लड़के जिम में जाते हैं, वहाँ पे हेडफोन्स लगा के 1 घंटा 1.5 घंटा जिम करते हैं। ये एक बहुत ही डेंजरस चीज़ है, तो इसको अवॉइड ही करना चाहिए। तो डॉक्टर अनुपल डेका, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने हमारे श्रोताओं को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी जी, कि थैंक यू। नाक, कान और गले के जो संक्रमण हैं, जो रोग हैं, वो कौन कौन से हैं और कैसे उनसे बचा जा सकता है। आपका स्टूडियोज में आने पर बहुत बहुत आभार, जी। धन्यवाद।